आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मामला शेयर कर रहा हूं और ये मामला मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि पॉक्सो एक्ट के मामले में सेशन कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपील किया तो हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया। अब ये संपूर्ण मामला क्या है और हाई कोर्ट ने किस आधार पर बरी किया, हाई कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई, उन सारे तथ्यों की चर्चा करूंगा आपसे इस वीडियो में। और साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मामला है ये सिक्किम हाई कोर्ट का मामला है और ये मामला डिसाइड हुआ है 23 मार्च 2020 को। ये जो केस है ये दीपेश तमंग वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम के नाम से है। और साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है। इस केस में जो लड़की है, लड़की को मैं समझिए एक्स के नाम से बताऊंगा क्योंकि हमारे जो लॉ है और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट है कि जो पॉक्सो या फिर जो 376 के मामले होते हैं उसमें जो पीड़िता होती है, जो लड़की होती है, उसका नाम नहीं लिया जाता है। इवन जजमेंट में भी उसका जिक्र नहीं किया जाता है। तो साथियों, इस मामले में जो लड़की है वो एक्स समझिए, मैं उसको एक्स के नाम से आपको बोलूँगा। तो एक्स के पिता पहुँचे थाना और उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 15 वर्षीय बेटी वो गुमशुदा है। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी लेकिन वो आरोपी के साथ कहीं दूसरी जगह भाग गई है। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और साथियों ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी ये कराई गई थी 31 दिसंबर 2017 को। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जो पुलिस ने जो मामला दर्ज किया वो 363, 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 के अंतर्गत इस मामले को दर्ज किया। अब साथियों, इसके बाद जब पुलिस ने जांच किया, जांच के बाद पुलिस इसमें जो पीड़िता थी, जो एक्स नाम की लड़की थी, वो पुलिस के पास आ गई और पुलिस ने संपूर्ण मामले की चार्जशीट तैयार किया। और जब मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो जो कोर्ट ने जिन धाराओं के अंतर्गत इस मुकदमे को चलाने का निर्णय लिया वो धाराएं थी 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब साथियों, अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो 376 आपको पता है रेप के लिए होती है, इसमें 10 वर्ष का कारावास होता है। ये आपका जो पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 5 होता है वो लैंगिक हमला होता है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए होता है। और इसका जो सज़ा है वो बताया गया सेक्शन 6 में पॉक्सो एक्ट के, जिसमें कि 20 साल की तक की सज़ा का प्रावधान रहता है। तो इस प्रकार से साथियों ये धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और आरोपी को इस मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने सज़ा सुनाई और 10 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अब साथियों, जब ये इस मामले में जब जो आरोपी व्यक्ति है जब उसने अपील फाइल किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जब आरोपी ने जो अपील फाइल किया, अपील में जो दलीलें दी गई थी मैं उन दलीलों को शेयर करता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप भी समझें कि किस किस प्रकार की दलीलों के आधार पर हाई कोर्ट कई बार आरोपी को बरी कर देता है। तो साथियों, इस केस में जो मुख्यतः जो दलीलें दी गई, अब जो कि पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो के मामले आपको पता होगा कि पॉक्सो के मामले में अगर लड़की ऐसा कहते कि मेरा इस लड़के से प्रेम संबंध था तो भी ये आपके बचाव की वजह नहीं हो सकती है। और कोर्ट ने, हमने काफ़ी सारे फैसले देखे हैं कि जहाँ पे लड़की ने भले ही स्वीकार किया कि मेरा इससे लव अफेयर था, वहाँ पे कोर्ट ने आरोपी को सज़ा सुना दी है। इवन हाई कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ फैक्ट और भी होते हैं। अगर इसी बात को किसी दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो उसका फायदा आरोपी को मिलता है। और साथियों, जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी इस मामले में जिसकी वजह से आरोपी को बरी किया गया, तो सबसे पहली दलील ये थी कि लड़की ने अपने 161 के स्टेटमेंट में और 164 के स्टेटमेंट में लड़के के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला है। अब देखिए, यहाँ पे जो मामला है वो लव अफेयर का मामला था लेकिन लड़की ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि लड़की ने न्यायालय में जो कथन दिया था, जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें उसने कहा था कि मैंने जो आरोपी है उसके साथ 5-6 बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब साथियों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ये है कि जो 5-6 बार जो शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो आप समझिएगा कि जो लॉ में जो किसी भी वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है और आम बोलचाल भाषा में जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंट होता है। तो लड़की ने कोर्ट में क्या बोला कि उसने 5-6 बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब यहाँ पे अगर आप कानून की बारीकियों को समझेंगे तो शारीरिक संबंध का क्या मतलब होता है लड़की ने डिफाइन नहीं किया। लड़की ने ये नहीं कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती इस प्रकार से कुछ किया गया, उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ गलत काम किया गया है। उसने केवल ऐसा बोला कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है 5-6 बार। अब अगर फिर यहाँ पे आगे डिफाइन किया गया, जो दलील प्रस्तुत की गई कि जो पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो डिफाइन करता है कि लैंगिक हमला क्या होता है।
अब उस लैंगिक हमले में जो शारीरिक संबंध, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया कि अगर किसी ने कहा कि शारीरिक संबंध है तो उसका मतलब वही होता है जो कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। तो साथियों अगर आप समझेंगे तो यहाँ कि इसका उस लड़की का जो इंटरप्रिटेशन था वो क्या था, वो अलग है। और यहाँ पे जो दलील प्रस्तुत की जा रही थी कि जो शारीरिक संबंध का जो मतलब होता है वो मतलब नहीं होता जैसा कि पॉक्सो एक्ट में बताया गया है। इसलिए आरोपी ये नहीं कहा सकता है कि आरोपी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, उसके साथ लैंगिक हमला किया है। इसके बाद साथियों जो अगली दलील प्रस्तुत की गई कि यहाँ पे लड़की ने से जब पूछा गया कि उसके साथ जब ये उसके जो शारीरिक संबंध थे वो कब कब बने, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने कहा वो मुझे याद नहीं। हाँ, उसने ये कहा कि मुझे ये याद है कि आरोपी से मेरा जो प्रेम प्रसंग था वो 5 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। तो कोर्ट को ये दलील दी गई कि आप यहाँ पे कोर्ट विचार कर सकती है कि कोई लड़की ऐसा मना कर रही है कि उसके साथ कब कब लैंगिक हमला हुआ, उसको याद नहीं है, लेकिन उसको ये याद है कि उसका प्रेम संबंध कब से शुरू हुआ। तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया गया, ये फैक्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि यहाँ पे इस प्रकार से कुछ भी एक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की उसको खुद डिफाइन नहीं कर पा रही है। इसके अलावा साथियों दलील आगे जो दी गई वो इनके माता पिता के बारे में दी गई कि इनके पिता ने जो थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो स्टेटमेंट दिया था उसमें तो उन्होंने बताया था कि हाँ आरोपी की गलती है, लेकिन जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया उसमें कोर्ट में यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पे जो गलती है वो आरोपी की है। तो इस प्रकार से साथियों ये कुछ बातें थी जिनकी दलील प्रस्तुत की गई कोर्ट में, और जिनके आधार पर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो मामला है ये मामला इस तरह का नहीं है कि इसमें आरोपी को दंडित किया जाए। इसके अलावा साथियों जब मामला जज साहब के समक्ष पहुंचा, जज साहब ने जब दोनों पक्षों पे विचार किया, दूसरा पक्ष जो प्रोसिक्यूटर होता है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, उसने हमेशा की तरह विरोध किया कि अपील स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है, उसको दंडित, जो सेशन कोर्ट ने जो सजा दी है उसको बरकरार रखा जाए, जैसा कि हर मामले में होता है। जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों के जो फैक्ट हैं और जो दलीलें देखी उस पर विचार किया, तो कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे जो माता और पिता ने जो गवाही दिया है कोर्ट के समक्ष, देखिए 161 में उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट में जो पुलिस समक्ष क्या बोला उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण वो होता है कि उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिया है। तो लड़की के पिता ने ये कहीं नहीं बोला है कि जो आरोपी है उसने अपराध किया है। दूसरी बात है, लड़की की माता से पूछा गया कि आपको लड़के से कोई शिकायत है, तो उसने कहा लड़के से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लड़के ने उनकी जो लड़की थी उसके साथ लैंगिक हमला किया है। जब आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, आईओ के बयान रिकॉर्ड किए गए, आईओ से पूछा गया कि, तो आईओ ने बताया कि इस मामले में जो लड़का है तो लड़का लड़की को कई बार अपने घर बुलाया करता था, लेकिन आईओ ने जो ये बयान दिया उसके पीछे उन्होंने किसी भी व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया। देखिए पुलिस वाले जो भी बात कहते हैं या फिर पुलिस जो भी बात कहती है, तो कोर्ट पुलिस की कोई बात सामान्यतः ऐसे नहीं मान लेती है। पुलिस को कि हर फैक्ट, जितने भी बात पुलिस बोल रही है, पुलिस को उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ता है। या तो आप किसी न किसी व्यक्ति की कोई गवाही कराइए, या तो आप ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करिए कोर्ट में, कोर्ट आपकी बात पे भरोसा करे। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पुलिस ने ऐसा बोल दिया, कोर्ट में आईओ ने ऐसा बोल दिया, लेकिन आपको आईओ से कॉन्ट्रडिक्शन करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा कि आखिर आपने ये बात जो बोली, आपकी बात का आधार क्या है। क्या आपने जिन गवाहों का आपने किसी व्यक्ति को आपने एग्जामिन किया है, आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, आपने कोई सीसीटीवी फुटेज पेश किया है, आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि लड़का जो है लड़की को अपने कमरे में बुलाया करता था। और इसके अलावा साथियों कोर्ट ने आगे यही माना कि लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उन शारीरिक संबंध का मतलब क्या है। कोर्ट ने भी यहाँ पे माना कि जो शारीरिक संबंध बनाए हैं उसका मतलब लड़की किस सेंस में कह रही है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा, हमारे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 में जो बताया गया कि शारीरिक संबंध की लैंगिक हमला क्या होता है, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लैंगिक हमला जो है शारीरिक संबंध को ऐसा कह रहा है कि शारीरिक संबंध बना है तो इसका मतलब होता है कि लैंगिक हमला हुआ है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो लड़की ने किस सेंस में कहा है वो स्पष्ट नहीं है। तो साथियों कोर्ट ने इस आधार पे इन फैक्ट को पर रिलाइड अपॉन करते हुए, विश्वास करते हुए कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि हमने जिन फैक्ट को आपसे शेयर किया है आप समझ गए होंगे। अगर आपका मामला कुछ इस प्रकार से है तो आप सेशन कोर्ट में भी इस तरह के मुद्दे और इस तरह से आरोपी को के फेवर से अगर आप उपस्थित हो रहे हैं तो आप पुलिस वालों को या फिर जो गवाह है उनको क्रॉस एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे। आप इस मामले में समझ गए होंगे कि जो मामला था पूरी तरीके से कंसेंसुअल रिलेशनशिप में था, लेकिन यहाँ पे इस तरह की बात, अगर इस मुद्दे में डायरेक्टली ऐसा कह दिया जाता है कि यहाँ पे जो मुद्दा है वो केवल और केवल लव अफेयर पे है, इसलिए यहाँ पे आरोपी को छोड़ दिया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा
भरोसा है कि कोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ये स्पष्ट बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे फैसले में स्पष्ट किया है कि जहाँ पॉक्सो एक्ट है, जहाँ लड़की की उम्र 18 साल से कम है, वहाँ पे लव अफेयर या प्रेम संबंध की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वैसा वो एग्जिस्ट कर रही हो। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट में जो दलीलें प्रस्तुत की गई वो कुछ अलग आधार पर प्रस्तुत की गई, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि कोर्ट ने इस आरोपी को बरी किया। धन्यवाद।